हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आप अपनी पढ़ाई की वजह से ज़रूर थोड़े बहुत टेंशन में होंगे ड्यू टू द लॉकडाउन सीज़न 2। ओके, सो मैंने दोबारा ये डिसाइड किया कि मैं दोबारा वीडियोस अपलोड करना शुरू करूँगा। इसलिए आज मैं ये पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह अभी मैं इस सीरीज़ को दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप वीडियोस अपलोड करना शुरू करें, तो चलिए फिर से हाज़िर हूँ। ठीक है, तो वेलकम टू द फिज़िक्स विथ सिद्दीक सर। आज ये अपना 9th और मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 6 है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहले जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर पहले से ही अपलोडेड हैं। बीच में 2 चैप्टर्स मिस हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। तो उनको भी मैं विद इन कपल ऑफ वीक्स मैं वो भी अपलोड कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ विद द सीक्वेंस। सो डोंट वरी, इंशाल्लाह इस टाइम हम जो है वो पूरी फ़िज़िक्स को कंप्लीट कर लेंगे इस लॉकडाउन सीज़न 2 के अंदर। ठीक है, सो कहीं मत जाइएगा, इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो आपकी फ़िज़िक्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। सो बच्चों, आज हम इस लेक्चर के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं, जो की पॉइंट्स हैं हमारे पास, वो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, किसका? इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम है। एक तो इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन हम लेंगे कि इक्विलिब्रियम है क्या। उसके बाद हमारे पास पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है, तो पैरेलल फोर्सेस 2 तरह की होती हैं, अनलाइक पैरेलल भी होती हैं और लाइक पैरेलल भी होती हैं, तो इनको भी हमने डिस्कस करना है। उसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस लेक्चर के अंदर ये पॉइंट्स हमने डिस्कस करनी है। तो थोड़ा गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा हर चीज़ को, तो हमने ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करनी है। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड इक्विलिब्रियम देखें। अगले जो है वो हमारे पास जो कुछ टॉपिक्स हैं उनके अंदर इक्विलिब्रियम के टाइप भी डिफाइंड हैं, तो हम वो वहाँ पे करेंगे। फ़िलहाल हम इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लें तो हम यूँ कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे 2 चीज़ों की, 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बराबरी की बात की जाए, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास पानी का एक गिलास है, ठीक है, और ये एक और गिलास है पानी का। अब इसका टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे पानी का टेम्परेचर, दोनों गिलासेस के पानी का टेम्परेचर इक्वल है, तो हम यहाँ पे कहेंगे इसको थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के टेम्परेचर को अगर हम देखते हैं तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम है। और अगर कहीं पे किसी दूसरी क्वांटिटी, मान लीजिए कि 2 कार्स जो हैं, वो गाड़ियाँ जो है वो रास्ते पे जा रही हैं, दोनों की रफ़्तार 60 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर दोनों की रफ़्तार सेम है, 60 किलोमीटर पर आवर है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी का या फिर स्पीड का जो है इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है कि जहाँ पे 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर किया जाए और दोनों अगर आपस में इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो एक इक्विलिब्रियम है। अच्छा, उसके बाद चलो इंट्रोडक्शन तो सिंपल है, क्योंकि अभी हम इक्विलिब्रियम जो है या फिर इसके टाइप जो हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर, क्योंकि हमारे पास टॉपिक है पूरा जहाँ पे हम डायनामिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम को पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी यहाँ पे पैरेलल फोर्सेस का कंसेप्ट जो है, जो कि इक्विलिब्रियम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने वो डिस्कस करना है कि पैरेलल फोर्सेस किसे कहा जाता है। आपको याद होगा या फिर आपने वेक्टर का चैप्टर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो वेक्टर के अंदर क्या होता है कि वेक्टर के जो टाइप होते हैं, अगर 2 वेक्टर्स उनके दरमियान एंगल 0 है तो हम उसे पैरेलल कहते हैं। जब 2 वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 है तो हम उसे परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल वेक्टर्स कहते हैं। और उसके बाद अगर 2 वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 होती है तो हम उन्हें एंटी पैरेलल वेक्टर्स या अपोजिट वेक्टर्स कहते हैं। तो सेम उसी तरह हमारे पास यहाँ फोर्सेस का कंसेप्ट है। अब देखें, मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, ये एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर, ठीक है, ये कोई सरफेस हमने लिया है। अब सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, एक मास है जिसका m, कोई भी मास है इसका m। तो अब इसके ऊपर अगर यहाँ पे फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, सपोज़ कि यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रही है F1, ठीक है,
और यहाँ से एक और फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है इस डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं F2। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एट अ टाइम साइमल्टेनियसली दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, दो फोर्सेस एक्सर्ट कर रही हैं, तो हम कहेंगे कि अगर इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन, इसका भी मैग्नीट्यूड है 8 नहीं बल्कि 10 न्यूटन, और इसका भी मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम कहेंगे कि ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल हैं, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है, इक्वल हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं कहता हूँ इन दोनों के दरमियान एंगल, देखो दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल कितनी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एंगल कितनी है, 180 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये, अगर देखें मैंने पहले आपको बताया कि वेक्टर के हवाले से जब हम बात करते हैं ना, तो वेक्टर में क्या होता है कि 180 की एंगल जब दो वेक्टर्स के दरमियान में होती है तो हम कहते हैं कि वो दोनों आपस में क्या है, वो दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं। तो यहाँ पे भी ये दोनों फोर्सेस के वेक्टर जो हैं वो आपस में क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं, ठीक है। इनको पैरेलल कहा जाता है, पैरेलल या एंटी पैरेलल, ठीक है। लेकिन पैरेलल हम कहते हैं कि एक वेक्टर जैसे कि ये है और दूसरा भी सेम डायरेक्शन में हो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है और दूसरी फोर्स जो है वो भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये सेम डायरेक्शन में है, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल है वो कितनी है, यहाँ पे अगर हमने देखी तो एंगल कितनी थी, 180 डिग्री, और यहाँ पे एंगल कितनी है, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है। अब देखें 0 डिग्री के एंगल पे जब हम वेक्टर्स लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर 180 पे लेते हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि ये पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल। अब देखें, या फिर आप इस शेप में बनाएं या इस शेप में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक और वेक्टर में यहाँ पे बनाता हूँ तो ये भी इसके साथ क्या है, पैरेलल है। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो भी क्या है, पैरेलल है। देखिए पैरेलल के लिए हमें सिर्फ देखना है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं ये आपस में क्या है, ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल जो है उनको दो सेंसेस में लिया गया है। अब देखिए वहाँ पे हम वेक्टर में पैरेलल और एंटी पैरेलल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे पैरेलल फोर्सेस को दो सेंस में लिया गया है, एक लाइक पैरेलल, दूसरा अनलाइक। अब लाइक का मतलब है सेम डायरेक्शन, लाइक को आप ये कंसीडर कर लें, लाइक का मतलब क्या है, लाइक का मतलब है सेम डायरेक्शन। लाइक फोर्सेस जब भी अप्लाई होती है ना, उनका मतलब क्या होता है, उनका मतलब होता है सेम डायरेक्शन में। यानी कि ये वाला एग्जाम्पल जो हमने लिया, अब देखें इसी एग्जाम्पल के ऊपर अगर मैं कहता हूँ कि ये F1 है और ये F3 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि F1 और F3 आपस में क्या हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, ठीक है। इनको लाइक पैरेलल कहा जाता है जिनका डायरेक्शन एग्जैक्ट सेम हो, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम हो तो हम कहेंगे कि ये लाइक फोर्सेस हैं। अब देखिए यहाँ पे सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हम कहेंगे कि ये सारी की सारी चारों फोर्सेस जो हैं वो आपस में क्या है, लाइक पैरेलल, क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है। तो जब सबका डायरेक्शन सेम होता है तो उनको हम लाइक पैरेलल कहते हैं। और अगर फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, यानी कि यहाँ पे अगर हम F1 और F2 को आपस में कंपेयर करते हैं तो अब इनको कहा जाता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक, ठीक है, लाइक मीन्स सेम, अनलाइक मीन्स डिफरेंट। अनलाइक का मतलब क्या होता है, अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शंस में, लेकिन डिफरेंट भी कैसे, अपोजिट होनी चाहिए, उनको हम अनलाइक कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट तो वैसे 90 या किसी भी सर्टेन एंगल पे भी हो सकती हैं, उनको भी हम डिफरेंट एंगल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइक और अनलाइक, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है एक के अंदर हम सेम डायरेक्शन में रखेंगे तो दूसरे के अंदर हम अपोजिट डायरेक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अनलाइक का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि ये फोर्स है यानी कि F1 और F2, तो ये देखें F1 का डायरेक्शन इस तरफ है, F2 का डायरेक्शन इस तरफ है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में है, तो हम कहेंगे कि F1 और F2 आपस में क्या है, ये आपस में अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। वैसे ही F2 और F3 जो हैं ये भी क्या है, ये भी आपस में अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो इस तरह की फोर्सेस को अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा,
अब देखें यहाँ पे इनका रिजल्ट, यानी कि ये वाला एग्जाम्पल आप देख लें, या उससे पहले आप इस एग्जाम्पल को ज़रा थोड़ा गौर से देख लें कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक हुक के अंदर हमने एक स्ट्रिंग अटैच करके एक स्ट्रिंग को यहाँ से लटका दिया है, ऐसा समझें, और उसके अंदर एक हमने मास सस्पेंड किया है, किसी मास को यहाँ पे हैंग्ड वर्टिकली रखा है। तो अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस जो अप्लाई हो रही हैं, एक तो वेट की फोर्स अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड, ठीक है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है वो कौन सी अप्लाई हो रही है, वो वेट की फोर्स है, जबकि जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है वो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एट ए टाइम दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ पे गौर से देखें कि ये दोनों के डायरेक्शंस को गौर से देखें, एक डाउनवर्ड है दूसरी अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है और दूसरी अपवर्ड है। तो डाउनवर्ड और अपवर्ड मतलब क्या हो गई, दोनों अपोजिट। अगर अपोजिट हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या हैं, ये दोनों फोर्सेस आपस में अनलाइक पैरेलल हैं, अनलाइक पैरेलल, ठीक है। तो इन्हों को अनलाइक पैरेलल कहा जाता है। इस तरह की कोई कंडीशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस या दो से ज़्यादा जितनी भी लग रही हों, लेकिन उनके अगर डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, उनको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं कि डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों अनलाइक फोर्सेस होती हैं। जितनी भी हों फिर वो सारी की सारी आपस में क्या होंगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। तो इनको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है। ये मैंने हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे थोड़ा वर्टिकल का एग्जांपल लिया है, या फिर आप यहाँ पे ये वाला भी एग्जांपल ले सकते हैं कि ये कोई टेबल का सरफेस है और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है, इस टेबल के सरफेस के ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। अब देखें इसके ऊपर वेट की फोर्स अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, किसका, नॉर्मल रिएक्शन, ये वेट की फोर्स है और ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टेबल है। तो अब देखें वेट और नॉर्मल रिएक्शन आपस में क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। तो इनको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है। चलें अब यहाँ पे आते हैं इन एग्जाम्पल के ऊपर, बुक के हिसाब से जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इनके ऊपर आते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है ये F1 है, ये F2 है। अब आपसे कोई पूछता है कि ये दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं कि नहीं, तो हम कहेंगे हाँ पैरेलल तो हैं, लेकिन कौन सी पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेलल के अंदर भी हमने दो टाइप पढ़े ना, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल। तो ये कौन सी पैरेलल फोर्स है, ये लाइक पैरेलल है। देखें दोनों के डायरेक्शन सेम हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये फोर्सेस जो हैं वो लाइक पैरेलल हैं, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। जबकि यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे ये F1 है मान लीजिए कि, और ये F2 है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पैरेलल फोर्सेस तो हैं, लेकिन लाइक हैं या फिर अनलाइक, यस अनलाइक, ठीक है, ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, क्योंकि एक का डायरेक्शन अपवर्ड है दूसरी का डाउनवर्ड है। इनको हम कहते हैं कि ये लाइक पैरेलल हैं, ठीक है, ये लाइक पैरेलल हैं। जबकि इनकी अगर बात करते हैं तो ये क्या हैं, ये अनलाइक पैरेलल हैं। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे जो है वो डायरेक्शन की बात अगर करते हैं तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट बन जाते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्शन अपोजिट होते हैं तो उनको हम एंटी पैरेलल या फिर यहाँ पे क्या कहेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्लियर ये पॉइंट, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब इनका रिजल्टेंट अगर बात करें, रिजल्टेंट क्या होगा, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा R, सपोज जो मतलब इन दोनों फोर्सेस को अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा हमें, तो रिजल्टेंट मिलेगा F1 माइनस, सॉरी माइनस नहीं बल्कि यहाँ पे प्लस F2। तो ये हमारे पास बनता है इनका रिजल्टेंट F1 प्लस F2, ठीक है। कैसे कि मिसाल के तौर पे अब देखें जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं ना, तो उनके दरमियान अगर एंगल ज़ीरो की होती है तो हम दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं। ये अगर आपने यहाँ पे नहीं सीखा तो मैं अभी चैप्टर नंबर 5 जो है वेक्टर का, उनकी भी वीडियोस जो है मैं अपलोड करने ही वाला हूँ विद इन अ कपल ऑफ डेज़। सो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, कि जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल ज़ीरो की होती है तो हम उन दोनों वेक्टर्स को डायरेक्टली प्लस कर देते हैं। तो अब देखिए ये दोनों वेक्टर्स F1 एंड F2 दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है मतलब लाइक पैरेलल हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वहाँ पे जो एंगल बनती है थीटा, वो कितनी बनती है, वो बनती है 0 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल 0 की बनती है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये आपस में लाइक पैरेलल हैं। तो लाइक पैरेलल में हम क्या करते हैं कि रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए दोनों वेक्टर्स को डायरेक्टली प्लस कर देते हैं। लेकिन अनलाइक में ऐसा नहीं है। अनलाइक में क्या है कि एक
अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरी फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना पड़ता है कि F1 माइनस F2 करना पड़ता है, यानी कि या फिर F2 माइनस F1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी आपको वो कितनी मिलेगी, वो आप एक फोर्स में से दूसरी फोर्स को माइनस करेंगे। अब देखिए माइनस हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितनी है, एंगल है 180 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट है ना, तो एंगल 180 बनती है। अब अगर एंगल 180 बनती है तो हमारे पास जो मेथड है रिजल्टेंट फाइंड करने का अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल, तो हम दोनों में से क्या करते हैं, एक में से दूसरा यानी कि बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। अच्छा, अब बड़े में से छोटा मैंने ये वर्ड क्यों यूज़ किया, देखें यही सेम मैं एग्जांपल दोबारा यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ठीक है। इस तरह का एग्जांपल अगर, अब देखिए यहाँ पे मैंने जो सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है, सरफेस के ऊपर मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया है, अब इस ऑब्जेक्ट के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो ये सरफेस के ऊपर मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब अगर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, अगर मैं कहता हूँ कि ये 10 न्यूटन की फोर्स है और ये 8 न्यूटन की फोर्स है, अब आपसे कोई पूछता है कि इसमें रिजल्टेंट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है और किस डायरेक्शन में है, या फिर आप इसको यूं इमेजिन कर लीजिए, एक कोई भी हमारे पास एक चेयर है या कोई ऑब्जेक्ट है, एक स्टूडेंट यहाँ से 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, दूसरा यहाँ से 8 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो अब आपसे पूछा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो आप कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स ज़्यादा है। अगर इस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन उसके पास फोर्स कितनी होगी, अब इसके ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रही है वो कितनी होगी, वो 2 न्यूटन होगी, क्योंकि 8 न्यूटन और 8 न्यूटन यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें से बाकी बचेंगे कितने, 2 न्यूटन। यानी कि ये वाला फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, R विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2, ऐसे करेंगे हम इसको। तो देखें R इज़ इक्वल टू F1 सपोज 10 न्यूटन है यहाँ पे जैसे हमने लिया है, माइनस हमारे पास F2 कितना है 8 न्यूटन, तो नेट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितना बचा, 2 न्यूटन, ठीक है। इस तरह हम करते हैं। अगर दोनों ही फोर्सेस एक डायरेक्शन में लग रही हैं, अगर इसकी हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, और यहाँ से 8 न्यूटन की फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, तो अब आपसे पूछा जाता है कि इस कंडीशन के अंदर नेट फोर्स कितनी है, तो आप कहेंगे कि 18 न्यूटन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ऐड हो जाता है, F1 प्लस F2 हो जाता है ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, तो आप इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा 18 न्यूटन। सो दिस इज़ द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो ये पैरेलल का, लाइक पैरेलल का रूल है और ये अनलाइक पैरेलल का रूल है, तो इनको हम लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अच्छा, तो ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस लेक्चर को डिस्कस करने के लिए हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को देखते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखें, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि ये हमने एग्जांपल लिया, अब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो ये मूव करता है, ये क्या होता है, ये डिस्प्लेस होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। जैसे कि आपके बुक में भी यही पॉइंट लिखी हुई है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है। मोस्टली हमारे पास इस तरह की कंडीशन दिखती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर ये हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसमें क्या है, जिसमें ये पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया है। कैसे, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास मार्कर है ना, ठीक है, इसको मैंने इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं अगर यहाँ से फोर्स लगाता हूँ तो देखें, फोर्स लगाने से क्या होता है, फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये मैंने पॉइंट फिक्स कर दिए। अब मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर यहाँ से अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँ तो क्या होगा,
ठीक है। यहाँ से अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँ तो क्या होगा, तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में इस तरह रोटेट करना शुरू कर देगा, ऑब्जेक्ट इस तरह रोटेट करना शुरू कर देगा। तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू हो जाता है। तो अब देखें यहाँ पे इसने रोटेशन क्यों की, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स है, वो तो मूव कर नहीं रही, तो ऑब्जेक्ट को रोटेट करना पड़ता है। अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तो अगर इसको मैं इस पॉइंट को, सेंट्रल पॉइंट को फिक्स लेता हूँ, आप कहीं पे भी फिक्स ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो अब क्या होगा, देखें सेंटर पे अगर मैंने फिक्स रखा है, ये सेंटर है इस मार्कर का, इसको मैंने यहाँ पे फिक्स रखा है। अब यहाँ से फोर्स अप्लाई करता हूँ, फिर से क्या हो रहा है, फिर से रोटेशन हो रही है। तो इसके ऊपर भी अगर यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऐसे रोटेशन होती है, ठीक है। इस तरह जो है वो रोटेशन होती है। तो जब रोटेशन होती है तो हम कहते हैं कि कोई ऐसी पॉइंट, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऐसी फिक्स पॉइंट हो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रोटेट करना शुरू हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखें डेफिनेशन बुक के अंदर लिखी हुई है, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, आपको सिर्फ फिज़िक्स का कंसेप्ट समझा रहा हूँ। आप बुक को रीड करें अच्छे से और इस लेक्चर को सुने तो आपका 100% कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। अगर ना हो तो इसी वीडियो के अंदर मैसेज कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा। अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आती तो अगले लेक्चर के अंदर मैं उसी पॉइंट को भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट है कि जिसका आपको मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि दरवाज़ा है, डोर होता है ना, तो उसके इंजीज जो लगे होते हैं, मतलब एक साइड फिक्स होती है। अब वहाँ पे जो है वो एक साइड अगर फिक्स होती है तो अब हम दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो दरवाज़ा ऐसे हमारे साथ चल के नहीं जाता, ठीक है, कहीं पे भी डिस्प्लेस नहीं हो जाता, मतलब रूम से निकल के बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है कि वो दरवाजे की एक साइड जब फिक्स होती है तो उसके ऊपर हम जब फोर्स लगाते हैं तो वो रोटेट करता है, ठीक है, उसके अंदर रोटेशन होती है। खिड़की हम खोलते हैं ना, तो उसको अगर हम खोलते हैं या फिर बंद करते हैं तो वहाँ पे भी क्या होती है, रोटेशन होती है, क्योंकि उसकी एक पॉइंट फिक्स है। तो उसी फिक्स पॉइंट की वजह से इसको रोटेट करना पड़ता है, तो उसी फिक्स पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है, जिसकी डेफिनेशन आप यूँ भी कह सकते हैं, द पॉइंट इन द पार्टिकल ऑन विच इट रोटेट इटसेल्फ, जिसके ऊपर वो खुद रोटेट करता है। किस वजह से रोटेट करता है, वो एक्सटर्नल फोर्स होती है जो इसे रोटेट कराती है। फ़ैन होता है, फ़ैन का सेंट्रल पार्ट फिक्स होता है। ये कोई फ़ैन है मान लीजिए, ठीक है, ये हमारे पास कोई फ़ैन है, तो फ़ैन का भी सेंट्रल पार्ट फिक्स होता है। हम कहते हैं कि ये सेंट्रल पार्ट फिक्स है। अब ये फ़ैन रोटेट करता है ऐसे, तो फ़ैन जब रोटेट करता है तो अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है, तो इसी एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। मतलब कोई ऐसी पॉइंट जिसके ऊपर होल बॉडी रोटेट्स, स्पिन अराउंड द एक्सिस। तो धरती रोटेट करती है, धरती का जो सेंटर है उसके ऊपर धरती की रोटेशन होती है। कार का टायर है तो बीच में एक्सिल वाला पार्ट जो है, वो बीच वाला सेंटर जो है वो फिक्स होता है, तो उसके ऊपर टायर रोटेट करता है। साइकिल के टायर की एग्जांपल ले लें आप, मतलब कोई भी इस तरह की आप एग्जांपल ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये आज अपना पहला लेक्चर था, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है, लिख लीजिए लेक्चर नंबर 1, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ अभी हम अगले लेक्चर के अंदर बाकी पॉइंट्स जो हैं वो टार्क है या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या कपल है, तो इन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इन चैप्टर्स को अगर आपने 100% क्लियर करना है तो सीक्वेंस के साथ इन लेक्चर्स को सुनें और उसके साथ साथ बुक को अच्छे से रीड करें, ठीक है। तो आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। और उसके साथ साथ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर स्टडी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।